हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग फिजिक्स के पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर 2018 के फिजिक्स क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना लेट किए हुए चलिए हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चंस देखेंगे आज कि कौन कौन किस तरह के क्वेश्चंस झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 में क्वेश्चंस आए थे, उनका सोल्यूशन के साथ हम लोग आज देखेंगे और एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो आप ज़रूर इसको देख के एग्ज़ाम देने जाएं, आपका बहुत फ़ायदा होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का झारखंड पॉलिटेक्निक 2018 की प्रीवियस ईयर फिजिक्स का क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि फ्रॉम द फ्लोइंग फिनोमिनन which can not be explained by assuming light always travel in a straight line। ठीक है, तो इसमें जो बोला गया कि हम किस फेनोमेनन के द्वारा नहीं डिटेक्ट कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि लाइट जो है मेरा स्टेट में ट्रेवल कर रहा है। तो ये किससे हम नहीं कर सकते हैं? डिफ्रैक्शन से। सर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि ये आपका इस तरह का होता है, डिफ्रैक्शन में कंट्रास्ट और क्या बनता है, डिम लाइट बनता है। इसीलिए हम वहाँ पे हम ये नहीं पता कर सकते कि लाइट स्टेट में ट्रेवल कर रहा है या नहीं। तो किसमें? रिफ्लेक्शन में तो कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन में भी कर सकते हैं, ट्रांसमिशन में कर सकते हैं, लेकिन डिफ्रैक्शन में हम नहीं कर सकते हैं। विवर्तन में हम ये नहीं पता लगा सकते कि लाइट मेरा जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है नहीं। वो किससे नहीं कर सकते हैं डिटेक्ट? हम विवर्तन से या डिफ्रैक्शन, इंग्लिश में बोले तो डिफ्रैक्शन से। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। 102 आपको बोलता है क्या? 102 आपको बोलता है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की इमेज जो बनता है सर, वो आपका जो इमेज प्लेन मिरर का वो साइज ऑफ इमेज जो होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज जो होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है सर प्लेन मिरर में। और आपका जो अब आप राइट हैंड ये लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, मीन्स कि आप अगर लेफ्ट हैंड उठा रहे हो तो आपको लेफ्ट राइट लगेगा और राइट वाला पार्ट आपको लेफ्ट लगेगा। कहाँ पे? प्लेन मिरर में। ठीक है। हाँ, और जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस जो आपके मिरर से होते हैं उतने ही दूरी पे इमेज भी होता है। कहाँ से? मिरर से सर। समझ में आ गया ये। और आपका जो इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। नेचर जो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, हाफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं, सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेम होता है। इमेज का जो साइज होता है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। लेटरली इन्वर्टेड, हाँ ये भी पॉइंट आपका सही है कि आप राइट वाला वो लेफ्ट लगेगा और लेफ्ट वाला क्या राइट लगेगा, वो उसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो कौन कौन सही है? 3 और 4 आपका सही है। तो कौन ऑप्शन दिख रहा है आपका? ऑप्शन सी दिख रहा है। सी जो होगा 3 एंड 4 आर ट्रू। कौन स्टेटमेंट सही है? 3 एंड 4। तो समतल दर्पण में वस्तु के आकार से दुगना होगा नहीं, वस्तु के आकार का आधा होगा नहीं, वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा। मीन्स की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपका आकार ये ऑब्जेक्ट का होगा, वस्तु का होगा, वही आपका प्रतिबिंब का होगा। पार्श्वीय उल्टा, ठीक है, पार्श्वीय उल्टा ये भी आपका पॉइंट सही है। 3 और 4 भी पार्श्वीय उल्टा भी होता है। मीन्स कि 3 और 4 सत्य है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। 103 आपको बोलता है क्या? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द स्पून बल्क्ड आउटवर्ड एंड टू व्हाट टाइप मिरर वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू। जो आपके, ठीक है, आपका जो मिरर आप क्या स्पून के बल्गिंग वाले पार्ट से आप देख रहे हो, ये स्पून है, स्पून के बल्गिंग वाले पार्ट से यहाँ से इमेज देख रहे हैं। तो इस वाले में इमेज तो देखोगे तो आपका इमेज कैसा लगेगा? इरेक्ट लगेगा। कैसा लगेगा? सीधा लगेगा। और क्या लगेगा आपका? और ये इरेक्ट सीधा लगेगा। और ये किस तरह का मिरर काम करेगा सर? ये बल्गिंग आउटवर्ड है तो किस तरह का मिरर लगेगा आपका? लगेगा किस तरह का? कन्वेक्स मिरर की तरह लगेगा। किस तरह का लगेगा? कन्वेक्स मिरर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। तो आप जो स्पून के बल्गिंग वाले पार्ट से, आउटवर्ड पार्ट से देखोगे, उभरे हुए पार्ट से, तो आपका वो इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा सर। और आपका कन्वेक्स मिरर की तरह वो बिहेव करता है। किस तरह का मिरर का? कन्वेक्स मिरर का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से
प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और इसे कौन से प्रकार के दर्पण के निकट माना जा सकता है। तो ये आपका जो उभरे हुए भाग जो रहेगा वो कैसा इमेज बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा इमेज बनता है सर। कैसा, तब प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। और जो ये मिरर किस तरह का मिरर दर्पण की तरह काम करेगा, ये आपका उत्तल दर्पण के जैसा काम करेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। 104 बोलता है आपका क्या, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिट डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिट डिस्टेंस मतलब कि अनंत पे रखा गया है, प्रोड्यूस ए ब्राइट एंड शार्प इमेज, जो एक ब्राइट और शार्प इमेज बन रहा है ऑन द स्क्रीन केप्ट एट ए डिस्टेंस एक्स, जो आपका स्क्रीन कहाँ, डिस्टेंस एक्स पे रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के फ्रंट में एक्स डिस्टेंस पे आपका स्क्रीन रखा गया है, वहाँ पे आपका शार्प और ब्राइट इमेज बन रहा है इन्फिनिट ऑब्जेक्ट का। देन एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स आपका क्या होगा ये हमें बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, 2s ऑफ द फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्या होगा, तो देखिए कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, कौन दर्पण है सर, अवतल दर्पण। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, कहीं पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे यहाँ पे है। तो आपका जो इन्फिनिटी पे ये पोल हो गया सर, ये आपका क्या पोल, ये ध्रुव हो गया, ये आपका प्रभारी, ठीक है, ये आपका प्रभारी, ये हो गया फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस, ये आपका वक्रता का त्रिज्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो आपका अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, आपका जो अवतल दर्पण की वही का वस्तु कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है। जब हमें ये पता है कि सर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, आपका फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और ये आपका ब्राइट और शार्प इमेज बन रहा है, तो ये कहाँ पे आपका कितना है, स्क्रीन कहाँ पे है, एक्स डिस्टेंस पे, जहाँ इमेज बन रहा है एक्स डिस्टेंस पे है। तो ये आपका एक्स किसके बराबर होगा सर, फोकल लेंथ के बराबर होगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर जो होगा उसके बराबर होगा। एक्स जो एक्स का डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर, फोकल लेंथ के बराबर होगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होते हैं तो इमेज कहाँ पे बनता है सर, आपका फोकस पे बनता है। और फोकस तो आपके पोल से जो एक्स का दूरी है फोकस का, वो कितना है, फोकल लेंथ के बराबर है। जो मिरर का फोकल लेंथ होगा वही आपका एक्स का दूरी होगा सर। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। 105 आपका बोलता है क्या, कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग अबाउट नेचर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। कि आपको करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है प्लेन मिरर के बारे में, कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बन रहा है उसका नेचर और डिस्टेंस, नेचर और डिस्टेंस। तो हमें क्या सर प्लेन मिरर के बारे में इतना पता है कि प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। बोलते हैं इरेक्ट को क्या बोलते हैं, अपवार्ड होता है। ठीक है, अपवार्ड भी, ठीक, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और क्या बोल सकते हैं इसको, और नेचर तो पता चल गया। आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो डिस्टेंस होता है सर, वो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके ऑब्जेक्ट के जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका जो नेचर होगा वो वर्चुअल इरेक्ट होगा और सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के बिहाइंड है। ठीक है, जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर इमेज का डिस्टेंस होगा सर। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्चुअल रियल इन्वर्टेड एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो फिर क्या बोलता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्लेन मिरर। सॉरी, तो ये सेम डिस्टेंस और कहाँ पे बनेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, आपका नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, और सेम डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ऑफ इमेज भी होगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, बिहाइंड द प्लेन मिरर बनेगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो इमेज आपका जो होगा प्रतिबिंब के समतल दर्पण के द्वारा, उसका प्रकृति जो होगा आभासी होगा, सीधा होगा, और आपका जो डिस्टेंस दूरी होगा सर, ठीक है, प्रतिबिंब का जो दूरी होगा वो समतल दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु की दूरी के समान दूरी पर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। 106 आपको बोलता है क्या, कि टू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट
बाय ए कनकेव द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट। कनकेव मिरर से, ठीक है, कनकेव मिरर या कनकेव, ठीक है, कनकेव मिरर से हमें क्या, कनकेव मिरर में टू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या चाहिए, वर्चुअल इमेज चाहिए सर, किससे, कनकेव मिरर से। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे कि मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये आपका क्या क्या है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है सर, ये आपका पोल है सर, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ से वर्चुअल इमेज पाने के लिए, कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज पाने के लिए कहाँ पे आपका इमेज पोल और फोकस के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट आपका पोल, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है, पोल एंड फोकस के बीच में, तो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनता है सर, और आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और इनलार्ज होता है, साइज जो होता है इनलार्ज होता है। तो कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे रहेगा ऑब्जेक्ट आपका, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु डैश रखी होनी चाहिए, कहाँ पे रखी होना चाहिए, पोल, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मूल फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हैं तो आपका अवतल दर्पण से जो इमेज बनता है सर, वो मेरा इमेज क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और आपका बिहाइंड द मिरर होता है, और क्या, इनलार्ज होता है। समझ में आ गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। 107 आपका बोलता है क्या, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स है। तो हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें चाहिए, तो हेडलाइट जो व्हीकल्स का है हेडलाइट होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए, कनकेव मिरर की तरह होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कनकेव मिरर होना चाहिए, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर होगा तो क्या करेगा सर, आपके जो बल्ब है वो कहाँ पे रहेगा, फोकस पे रहेगा, बल्ब कहाँ रहेगा, फोकस पे, और यहाँ से जब रे, ठीक है, ये फोकस से निकलेगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कनकेव में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और बीम लाइट आपका जो होगा वो कैसा होगा सर, पैरेलल होगा। ठीक है, तो कौन मिरर का यूज करते हैं, कनकेव मिरर का। तो पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमको प्राप्त करने के लिए व्हीकल का हेडलाइट कैसा होना चाहिए, कनकेव मिरर की तरह होना चाहिए। तो प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में क्या होता है, आपका अवतल दर्पण होता है, क्या होता है, अवतल दर्पण होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108 आपको बोलता है, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड टू गेट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज। हमें वर्चुअल, आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं, किस टाइप का मिरर यूज करते हैं, वो हमें बताना है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट दो ही में बनता है, तीन में बनता है, लेकिन ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट पाने के लिए ऑलवेज लिखा हुआ है, तो हमें क्या, कन्वेक्स मिरर में मिलता है सर। कन्वेक्स मिरर में हमेशा नेचर जो इमेज होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और आपका प्लेन मिरर में भी, प्लेन मिरर में, ये दोनों मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, मीन्स की आभासी और आपका सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कौन कौन दर्पण में, समतल दर्पण भी है और आपका कन्वेक्स मिरर भी है, उत्तल दर्पण भी है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्या हो जाएगा, दोनों, ए एंड बी दोनों ऑप्शन में, इसकी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। 109 आपका बोलता है, इफ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +1.5। मैग्निफिकेशन क्या है सर, +1.5 है। प्लस मतलब आपका जो इमेज है सर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब प्लस मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और 1.5 का मतलब आपका जो हाइट ऑफ इमेज है वो ग्रेटर देन क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब ये हम पता कर लिए। तो यहाँ से आपका क्या पता कर सकते कि प्लस डेढ़ पॉइंट कि साइज ऑफ इमेज जो है सर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और आपका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा, मतलब कि आपका इमेज आभासी प्रतिबिंब होगा। मीन्स की वस्तु का आकार जो है वो छोटा किसका, प्रतिबिंब का आकार से। तो क्या उन आपका दिख रहा है, कोई दिख रहा है ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज साइज ऑफ इमेज, हाँ कौन दिख रहा है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज,
तो यहाँ पे आपका जो मैग्नीफिकेशन क्या बोले, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो गए। और आपका मैग्नीफिकेशन कितना 1.5 है, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो आपका कोई दिख रहा है यहाँ पे, तो साइज, पहला ऑप्शन क्या है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, तो ये आपका एकदम सही नहीं है। तो दूसरा देखो बी ऑप्शन, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये तो आपका सही है, साइज ऑफ इमेज जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ये ठीक है, लेकिन रियल इमेज नहीं, क्या वर्चुअल इमेज बनता है, तो ये भी ऑप्शन क्या गलत हो गया। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज, ये आपका हो ही नहीं सकता वर्चुअल इमेज, ये भी आपका ऑप्शन, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस द साइज ऑफ द इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ये भी आपका ऑप्शन, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो वो ट्वाइस नहीं है किसका, साइज ऑफ इमेज का, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है सर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इज ट्वाइस द साइज ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है किसका, 2 टाइम्स है किसका, आपका हाइट ऑफ इमेज से, हाइट ऑफ इमेज से। मीन्स कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जो है ए आपका, ए भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, हाइट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, वर्चुअल इमेज तो बन रहा है, ए भी आपका ऑप्शन नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था, साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल, एंड क्या होना चाहिए, वर्चुअल होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अगर बोलोगे तो क्या वर्चुअल इमेज होना चाहिए था, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं मिला सर, कोई भी ऑप्शन मेरे को नहीं मिला, तो आप इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 आपको बोलता है क्या, ए पेंसिल पार्सली इमर्ज्ड इन वाटर, एक पेंसिल को क्या किए, पार्सली इमर्ज्ड कर दिए वाटर में, ठीक है, वाटर में एक पेंसिल को डाल दिए, ठीक। अब बोलता है कि appears to be displaced at the interface of air and water, this is due to, तो आपका इंटरफेस, ठीक है, वो डिस्प्लेस्ड होता है एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, जहाँ पे वाटर और एयर है वहाँ पे क्या लगेगा, टूटा हुआ लगता है, कैसा लगता है, टूटा हुआ लगता है, बेंडिंग लगता है, तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, किसके कारण होता है सर, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जल में आंशिक रूप से डूबी एक पेंसिल आयु और जल के अंतरापृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है, प्रतिस्थापित मतलब कि डिस्प्लेस्ड, वहां से लगता है कि वहां पे नहीं है, ठीक है, तो एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर, तो दिस इज ड्यू टू, किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये रिफ्रैक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 आपका बोलता है कि अरेंज फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सजाना है सर, हमें सजाना है, तो सबसे कम आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और सबसे मैक्सिमम किसका, डायमंड का होता है, तो आपका सबसे क्या हो जाएगा, वाटर का सबसे कम होगा सर, उससे ज़्यादा ग्लास का होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका, केरोसिन का होगा, उससे ज़्यादा किससे, केरोसिन का होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका हो जाएगा, डायमंड का होगा। कोई आपका सीरीज ऐसे दिख रहा है, देखो आपका ऑप्शन डी दिख रहा है, सबसे कम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, फिर उससे ज़्यादा ग्लास का होता है, फिर उससे ज़्यादा केरोसिन का होता है, फिर उससे ज़्यादा डायमंड का होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आप परिवर्तनांक, पुनः अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे कम जल का होता है, फिर कांच का होगा, फिर केरोसिन का होगा, फिर हीरा का होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 111 का जो अरेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है, तो सबसे कम वाटर का होता है, सबसे कम वाटर का होता है, फिर उससे ज़्यादा केरोसिन का होता है सर, फिर उससे ज़्यादा किसका, ग्लास का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उससे ज़्यादा किसका, डायमंड का होता है, ये सीरीज होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है, ये सीरीज होता है। सॉरी बाय मिस्टेक हम डी बताए, आपका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्या हो जाएगा, सबसे कम जल का होता है, फिर उससे ज़्यादा आपका केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, फिर उससे ज़्यादा कांच का होता है, फिर उससे ज़्यादा हीरा का होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। सॉरी वेरी सॉरी आपको गलत बताने के लिए कि आपका ग्लास और केरोसिन में, तो केरोसिन का
सबसे कम होता है, फिर उससे ज़्यादा ग्लास का होता है। तो क्या हो जाएगा, वाटर का सबसे कम, फिर केरोसिन का, फिर ग्लास का, फिर डायमंड का। इस तरह से आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ गया। अपवर्तनांक जो आपका होता है उसका बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे कम जल का होता है, फिर केरोसिन का, फिर कांच का, फिर हीरा का। इस तरह से आपका इंक्रीज करता है। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। 112 बोलता है हाफ पावर ऑफ द लेंस इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पावर जो होता है सर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देते हैं क्या, 1/f। 1/f मतलब कि फोकल लेंथ का 1/f का, ठीक है, 1 फोकल लेंथ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, पावर सर। तो हाफ पावर ऑफ लेंस इज रिलेटेड टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/f एस। ये आपका ऑप्शन सही है। 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। 113 आपका बोलता है कि पावर ऑफ लेंस सजेस्टेड बाय ऑप्थोमोलॉजिस्ट इज +2.5 डायोप्टर देन। कि नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा जो है, ठीक है, आंख के डॉक्टर ने आपका पावर का लेंस जो बताया, क्या बताया, +2.5 डायोप्टर। +2.5 डायोप्टर मतलब आप क्या समझते हो कि मतलब आप ये पावर, पहले क्या फोकल लेंथ कितना होगा, मीन्स की प्लस मतलब क्या हो गया, प्लस बोल दिया, पावर अगर प्लस में है मतलब कि ये कन्वेक्स लेंस है। कौन लेंस है सर, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। लेंस पता चल गया कौन है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस तो आपका क्या, ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा, क्योंकि दोनों कनकेव लेंस है। तो आपका वो ये या सी में जो होगा अब देखना है। तो पे क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो पावर बराबर क्या होता है, 1/1/1 क्या होता है सर, एफ होता है। एफ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो क्या निकालना है हमें, एफ निकालना है। तो एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वहाँ से, 1/p लिख सकते हैं। 1/p लिखेंगे तो 1/p कितना दिया हुआ है सर, 2.5 दिया हुआ है। एक पॉइंट हटेगा, यहाँ क्या 0 बैठेगा, क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा क्या हो जाएगा 25। मीन्स कि यहाँ से क्या आ गया, 2/5 आ गया सर। 2/5 क्या आ गया, आपका मीटर आ गया। किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ ना, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 2/5, तो इसी तरह से 2/5 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 जा 100, क्या आ गया यहाँ से 22 जा 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 40। कितना आ गया फोकल लेंथ सर, 40 सेंटीमीटर आ गया। तो आपका क्या लेंस होगा, लेंस आपका कन्वेक्स लेंस होगा और फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। कौन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएंगे सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। 114 आपका बोलता है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग बाय द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय। जो आपका आंख में रोशनी घुस रहा है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इरिस के द्वारा। किसके द्वारा, इरिस के द्वारा। ठीक है, पपिल को कौन कंट्रोल करता है, इरिस करता है। तो इरिस में जो आपका लाइट इंटर कर रहा है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय इरिस। मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डेस द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा, परितारिका के द्वारा आपका जो है सर वो आपका लाइट को कंट्रोल करता है। अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर कर रहा है कौन कंट्रोल करता है, ह्यूमन आई में इरिस करता है, परितारिका करता है। समझ आ गया, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। 115 बोलता है द आई डिटेक्ट इन विच फार पॉइंट शिफ्ट नियरर देन इन्फिनिटी इज। अगर आई डिफेक्ट है, किसी के पास आई के दृष्टि दोष है, ठीक है, इन विच उसका फार पॉइंट कहाँ पे आ जाए, नियर पॉइंट में आ जाए। फार पॉइंट जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाए, नियरर टू देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से क्या नज़दीकी पे आ जाए, तो इसे क्या हो गया है, मायोपिया हो गया, मतलब कि शॉर्ट साइटनेस हो गया। मीन्स कि उसको नज़दीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। मीन्स कि इन्फिनिटी मानो यहाँ से इन्फिनिटी से क्या नियरर आ गया, मीन्स कि उसको क्या शॉर्ट साइटनेस हो गया है सर। मीन्स कि उसका बीमारी क्या हुआ है, मायोपिया हो गया है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष हो गया उसको। वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मीन्स कि उसका क्या जो दूर वाला देखने वाला है वो क्या नजदीक आ गया।
ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, इसको दूसरा नाम से माइपिया कहते हैं। और इसको सही करने के लिए कौन लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। कौन लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 बोलता है ए पर्सन होल्ड्स न्यूज़पेपर फार फ्रॉम हिज आइज टू रीड इट कंफर्टेबली देन ही हैज, कि एक पर्सन जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देखे होंगे बूढ़ा लोग को, थोड़ा अपना आंख से थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं कि उसको कंफर्टेबली रीड करने के लिए न्यूज़पेपर को क्या थोड़ा होल्ड करता है अपने आंख से दूर। मीन्स कि उसको क्या हुआ है, कौन दृष्टि दोष हुआ है, कौन है उसका आई डिफेक्ट हुआ है, तो उसे हाइपरमैपिया हुआ है। मीन्स कि उसको नज़दीक का नहीं दिखता है और दूर का दिख रहा है। वो नज़दीक का मीन्स कि नियर पॉइंट को वो देख नहीं सकता, नियर का वो देख नहीं सकता, और ये इन्फिनिटी का देख सकता है। ठीक है, उल्टा। तो इसका क्या हुआ है, हाइपरमैपिया मेट्रोपिया हुआ है सर, हाइपरमेट्रोपिया। उसे क्या हुआ, दूरदृष्टि दोष हुआ है। ठीक है, उसे दूरदृष्टि दोष हुआ है, मीन्स कि दूर का देख ले रहा है और नज़दीक का नहीं देख पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। 117 आपका बोलता है क्या, कि इन डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से क्या कर दिए, ग्लास प्रिज्म से क्या कर दिए सर, एक व्हाइट लाइट को इट इज ऑब्जर्व दैट व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करवा दिए। तो इट इज ऑब्जर्व दैट वायलेट कलर बेंड मोर दे एंड रेड कलर बेंड्स लेस। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि वहाँ से जब बेंड करवाए सर, ठीक है, डिस्पर्स करवाए एक व्हाइट लाइट को एक डिस्पर्स करवाए, ठीक है, तो ये देखा गया वहाँ पे जब क्या कि जो आपका वायलेट कलर है वो ज़्यादा बेंड किया, वायलेट कलर ज़्यादा बेंड किया और रेड कलर कम बेंड किया। मीन्स कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कि यहाँ से हम ये कर सकते हैं सर, जो वेवलेंथ था वायलेट कलर का वो लेस था, कम है किससे, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर से, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर से। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर जो है वो आपका वायलेट कलर की वेवलेंथ से कम है सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कि वेवलेंथ ऑफ लाल ग्रेटर देन ज़्यादा होता है किससे, वेवलेंथ ऑफ बैगनी से, इसीलिए आपका रेड कलर कम बेंड किया और आपका वायलेट कलर ज़्यादा बेंड किया सर। समझ में आ गया। तो क्या हो गया, ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 118 क्या बोलता है आपका, 118 बोलता है 118 बोलता है व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई व्यूड फ्रॉम सरफेस ऑफ द मून। मून के सरफेस से अगर स्काई को देखा जाए तो कैसा देखने में लगता है, ब्लैक। कैसा लगेगा, काला लगेगा। क्यों काला लगेगा सर, क्योंकि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, और जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे व्हाइट लाइट को तोड़ने के लिए, बिखरने के लिए कोई नहीं है, स्कैटर करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मेरा जो आपका अगर मून के सरफेस से अगर स्काई को देखा जाए तो कैसा लगेगा, ब्लैक लगेगा, काला लगेगा, देखने में कैसा लगेगा, काला लगेगा। कैसा लगेगा, ब्लू, काला लगेगा ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि मून में एटमॉस्फेयर नहीं है सर, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 बोलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। कि बोला गया कि एक आपका कनकेव मिरर अवतल दर्पण है सर। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, उसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए। यहाँ पे पोल है सर, पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बोलता है क्या कि एक आपका 5 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं। कितना, 20 सेंटीमीटर के दूरी पे उसको रखे हुए हैं। कितना, 20 सेंटीमीटर के दूरी पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और फोकल लेंथ जो है सर, मिरर का फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर है। कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो आप बोला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डाटा आपको इसी तरह दिया है, देखिए कैसे दिया है, आप ऐसे ही बताओगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर आपका इमेज का क्या होगा और साइज क्या होगा वो हमें बताना है। तो आप देखो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे से कहाँ है,
फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस में, ठीक है, फोकस और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ऑब्जेक्ट। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनता है सर? इमेज आपका बियॉन्ड सी बनता है। कहाँ बनता है? बियॉन्ड सी बनता है। बियॉन्ड सी बनता है। और आपका क्या जो आपका इमेज बनता है, इमेज जो बनता है वो कैसा नेचर होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है सर। और साइज क्या होता है? इन लार्ज होता है। साइज क्या होता है? इन लार्ज होता है सर। जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, देखो 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर से पहले रखा हुआ है। 15 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूरी पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लो, वही हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी दूरी क्या हो जाएगा? इसका डबल, 15 का डबल क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर कितना? 30 सेंटीमीटर। मीन्स की फोकस अब आप मेरा कितना? 20 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो 15 और 30 के बीच में आता ना 20, तो 20 15 ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो गया। मीन्स की फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है? बियॉन्ड सी बनता है। बियॉन्ड सी बनता है। इमेज कैसा होता है सर? इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड होता है। और साइज क्या होता है? इनलार्ज होता है। तो क्या दिख रहा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा? बड़ा होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 आपका बोला जाता है क्या? ए लाइट ऑफ वेवलेंथ 750 नैनोमीटर इन एयर। जो आपका वेवलेंथ लाइट जो है वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ है जो है, लाइट का वेवलेंथ वो कितना है सर? एयर में आपका कितना है? 750 नैनोमीटर है। 750 नैनोमीटर है। ठीक है। अब बोलता है कि एयर इंटर्स ग्लास स्लेब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव जो ग्लास स्लेब में इंटर कर रहा है, एयर से कहाँ जा रहा है? ग्लास स्लेब में जा रहा है। जो व्हाइट लाइट है, आपका लाइट है, वो आपका कहाँ से? आपका एयर से आपका ग्लास स्लेब में जा रहा है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5 है। 1.5 है। तो हमें ये निकालना है कि चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट में कितना चेंज हुआ वो हमें बताना है। वेवलेंथ तो पहले क्या निकालेंगे? हमें निकालना पड़ेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास में क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है सर फॉर्मूला? तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो जाएगा आपका क्या? आपका हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर बाय क्या हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। ये फार्मूला हो जाएगा सर। तो आप यहाँ से क्या हमें पता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1.5 पता है। इज इक्वल टू लेमडा, आपका लाइट ऑफ वेवलेंथ इन एयर कितना है? आपका 750 है सर। 750 नैनोमीटर है। नैनोमीटर बाय लेमडा जी। लेमडा तो हमें ये निकालना है, ग्लास में कितना वेवलेंथ होगा वो निकालना है। तो लेमडा जी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? 750 बाय 1.5 सर। 1.5 A0, फिर हो जाएगा 15 5 जा क्या हो जाएगा? 75। क्या आ गया? 500 आ गया। मतलब कि आपका वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना हो जाएगा आपका ग्लास में? आपका 500 नैनोमीटर हो जाएगा सर। 500 नैनोमीटर। क्या बोला? चेंज कितना आपका वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ चेंज करेगा वो निकालना है। तो चेंज आपका निकालना है चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू लेमडा ऑफ लाइट इन एयर माइनस क्या हो जाएगा? लेमडा ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 750 नैनोमीटर माइनस लेमडा जी कितना निकाले सर? 500 नैनोमीटर निकाले। 500 नैनोमीटर निकालें, सब्ट्रैक्ट करेंगे 750 माइनस 500 कितना आ जाएगा? 250 नैनोमीटर आ जाएगा।
कितना आ जाएगा 250 नैनोमीटर आ जाएगा। तो कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू लाइट ऑफ वेवलेंथ इन एयर बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ इन ग्लास या डेट मीडियम। ये आपका फार्मूला पता रहता तो यहाँ से हम निकाल लेते। फिर चेंज इन वेवलेंथ पूछा है तो दोनों में क्या करते, सब्ट्रैक्ट कर देते तो मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया, ऑप्शन बी आ गया सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 बोलता है देयर आर टू लेंसेज, हमारे पास दो लेंस है। एक है आपका कन्वेक्स है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, मीन्स की फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या F1 मान लेते, कितना है सर, कितना है, +20 सेंटीमीटर होता है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ की हमेशा पॉजिटिव होता है। और अनदर इज कनकेव ऑफ फोकल लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो कनकेव लेंस जो होता है सर, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, क्या हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएंगे, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो फोकल लेंथ दोनों को कंबाइन कर देंगे तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, वो हमें निकालना है सर। तो ये मानो कनकेव लेंस है और ये मानो मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये आपका कनकेव लेंस है। दोनों को कंबाइन कर दिए तो आपका ये मान लेते हैं एफ है। तो एफ कैसे निकलेगा वो हमें बताना है। तो हमें क्या होता है सर, कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि हम अलजेब्रिक सम करते हैं। तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। अब क्या करेंगे, साइन के साथ हम वैल्यू रखते हैं, साइन के साथ हम वैल्यू रखते हैं सर, साइन के साथ हम वैल्यू रखेंगे, साइन के साथ वैल्यू रखेंगे। तो 1/f1 कितना है मेरा 20 सेंटीमीटर है, तो 1/20 हो गया, प्लस 1/f2 कितना है सर, f2 मेरा -25 सेंटीमीटर है, -25 सेंटीमीटर रखती है। तो अब आगे यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/20 माइनस 1/25। दोनों में एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे सर तो 100 एलसीएम आएगा, क्या आएगा 100 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। अब देखो 25 जा 100 तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1 5 जा 5, फिर 25 4 जा 100 तो 1 4 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 क्या गया 1 बाय क्या हो जाएगा सर 100 हो जाएगा। अब देखो 1/f क्या इतना आ गया, 1/f मेरा कितना आ गया 1/100 आ गया सर, 1/100। आप क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं तो f इक्वल टू क्या गया 100 सेंटीमीटर आ गया, f इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिखा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/f, या पावर निकाल के p इक्वल टू क्या करते हैं P1 + P2 कर देते हैं। ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे करने का कर सकते हो। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 बोलता है इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मीन्स कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है सर, मेरा दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हमें पूछा क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, ये हमें बताना है सर। तो हमें फार्मूला पता है, अगर फार्मूला पता होता तो हमें ये इजीली बना लेते हैं। क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा 1 बाय आपका हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मीन्स कि आप ये फार्मूला अगर याद तो ये आप याद ऐसे रख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू क्या जाता है 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इसी से ये बनेगा सर। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या दिया हुआ है सर 4/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यही तो हमें निकालना है। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये इधर मल्टी डिवीजन में, उधर जाकर क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो म्यू ये
म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इधर डिवीजन 3 डिवीजन में हो, उधर जाकर राइट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लेक्शन में, और 4 मल्टीप्लेक्शन में, तो राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन में। क्या आ गया 3/4 आ गया। कोई दिखा ऑप्शन बी दिखा सर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। 123 बोलता है ए पर्सन रिक्वायर्स ए लेंस ऑफ पावर -0.50 डायप्टर, सो वेयर इज फार पॉइंट। तो उसका फार पॉइंट कहाँ पे होगा हमें ये बताना है सर, इसका फार पॉइंट कहाँ होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका फार पॉइंट क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ से पहले पावर पता चल गया, कौन लेंस है कनकेव लेंस है, कौन लेंस है कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पावर इज इक्वल टू 1/f हो जाता है। तो यहाँ से f निकलेगा 1/f, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, 1 बाय क्या हो जाएगा 1 बाय -0.5 डायप्टर हो जाएगा। ये ऊपर चला गया तो ये क्या 0 हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर -2 मीटर हो गया, -2 मीटर हो गया। तो फार पॉइंट उसका क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा सर। ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ कितना 2 मीटर आ गया, 2 मीटर आपका -2 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना फार पॉइंट निकालना, उसका फार पॉइंट कहाँ पे होगा। तो फार पॉइंट कहाँ जाएगा 2 मीटर पे हो जाएगा। कितना दूरी पे हो जाएगा 2 मीटर पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका पावर कहाँ शिफ्ट हो गया, इसका जो फार पॉइंट है वो 2 मीटर पे आ गया, मीन्स कि उसका जो रेंज हो गया 2 मीटर तक, उसका जो फार पॉइंट हो गया कितना 2 मीटर हो गया। समझ में आ गया, उसका फार पॉइंट 2 मीटर हो गया सर, कितना 2 मीटर हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। 124 आपका बोलता है, क्या बोलता है कि नियर पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग साइटनेस इज, लॉन्ग साइटनेस मतलब जो दूर का देख सकते हैं और नजदीक का नहीं देख सकते, उसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तो नियर पॉइंट उसका क्या हो जाता है ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से वो बड़ा हो जाता है, मीन्स कि 25 सेंटीमीटर से उसका नियर पॉइंट है सो वो दूर चला जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। दूरदृष्टि दोष ग्रसित एक नेत्र का निकट बिंदु है जहां क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। 125 बोलता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट ए to another point B in an electric circuit, then it refers to the following। कि ए 1 जूल वर्क डन हो रहा है जब 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने में, इलेक्ट्रिक सर्किट में ले जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट है। ये मीन्स कि 1 वोल्ट का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो एक विद्युत सर्किट में 1 कूलम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है, तो वह निम्नलिखित से संदर्भित है। किससे संदर्भित है, ये बिंदु ए और बी के बीच में का क्या बता रहा है 1 वोल्ट का विभवांतर बता रहा है सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। समझ आ गया, 1 वोल्ट का डेफिनेशन है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। 126 बोलता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज इक्वल टू क्या होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो कि सर V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है करंट होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बोले थे आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है करंट होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सर, सही रहे होगा ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। वन विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस जो वायर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे डिपेंड करता है सर। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
फिर वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है सर, नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये 4 पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ये उपयुक्त सभी। तो तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उस पर भी डिपेंड करता है, लंबाई पे भी करता है, तापमान में भी करता है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। 128 आपका बोलता है क्या कि डिवाइस यूज टू रेगुलेट द करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट में से कि कौन डिवाइस जो रेगुलेट करंट को, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को रेगुलेट करने के लिए कौन डिवाइस का यूज किया जाता है, रियोस्टेट का यूज किया जाता है सर। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रियोस्टेट का यूज किया जाता है कि कितना करंट हमको फ्लो करवाना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो रेगुलेट करवाने के लिए कौन डिवाइस का यूज किया जाता है, रियोस्टेट का यूज किया जाता है। किसका, वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र है, क्या है, धारा नियंत्रक। क्या है, धारा नियंत्रक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। 129, अक्रॉस ए मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। आपका जो मेटालिक कंडक्टर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये आपका डिक्रीजिंग इस तरह करके होगा, ऐसे मोटा होगा पहले, फिर ऐसे हो जाएगा, ये आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, उसमें क्या जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है सर वो कांस्टेंट है, ये मानो भी अप्लाइड है, ठीक है। ये कितना, भी अप्लाइड है, तो करंट कितना आई जाएगा। अब बोलता है कि द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर, तो कौन आपका ये आपका कांस्टेंट वहां पे रहेगा वो हमें बताना है। जो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो करंट आपका एरिया पे डिपेंड नहीं रहता है सर, ये करंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये क्या है, फ्री है। तो क्या करंट आपका रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो ये एरिया पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है एरिया पे डिपेंड करता है सर। फिर आपका करंट डेंसिटी भी क्या होता है, आई बाई ए होता है, जे इज इक्वल टू आई बाई, ठीक है, जे इज इक्वल टू आई बाई ए होता है। ये भी एरिया पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस भी एरिया पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया पे डिपेंड करता है, करंट डेंसिटी भी एरिया पे डिपेंड करता है। कौन करंट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, करंट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है, क्या रहता है, विद्युत धारा उसमें अस्थिर रहता है सर। कांस्टेंट कौन रहता है, आपका करंट आपका अस्थिर रहता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। 130 आपका बोलता है इन दी सर्किट बिलो, एक आपका सर्किट दिया हुआ है बिलो में। देखिए इसमें आपका एक रेजिस्टेंस है, एक एम मीटर है, एक वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्टेड है और एम मीटर आपका सीरीज में कनेक्टेड है। तो द वोल्ट मीटर रीडिंग आर 6 एम्पियर, ठीक है। एम मीटर जो रीडिंग कितना कर रहा है, 6 एम्पियर कर रहा है। बेसिक करंट कितना है, 6 एम्पियर है। और वोल्टेज कितना है सर, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, ठीक है। वोल्ट मीटर कितना रीडिंग कर रहा है, 12 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन दी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो रेजिस्टेंस आर का वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वी बाई क्या होता है फॉर्मूला सर, आई होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है। विभवांतर बाय क्या हो जाता है, विद्युत धारा होता है, प्रतिरोधक बराबर। तो आपका विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है सर, बाय करंट कितना है, आपका विद्युत धारा कितना है, 6 एम्पियर है। तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, क्या आ गया सर, 2 एम्पियर, 2 ओम आ गया। कोई दिखा, ऑप्शन सी दिखा, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। 131 बोला जाता है आपका क्या, इन ए कंडक्टर 1500 कूलम ऑफ चार्ज इंटर। कोई कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है सर, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर से क्या हुआ, 1500 कूलम चार्ज इंटर किया और 1500 कूलम चार्ज क्या हुआ, बाहर एग्जिस्ट किया, ठीक है, बाहर इन 5 मिनट। टाइम कितना है सर, टाइम आपका 5 मिनट है। 5 मिनट में वो 1500 कूलम आपका एक एंड से क्या किया, इंटर किया, यहां से इंटर किया, और यहां से क्या, दूसरे एंड से क्या किया, एग्जिस्ट किया। कितना, जितना इंटर करेगा सर उतना ही तो बाहर निकलेगा, यही बात है ना। तो क्यू कितना हो गया,
क्यू मेरा 1500 कूलम हो गया। टाइम कितना हो गया, 5 मिनट हो गया। कितना मिनट में एग्जिस्ट करता है, 5 मिनट में बाहर निकलता है। देन करंट इज, तो उसमें करंट कितना होगा, तो टाइम को पहले किस में, ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 मिनट को पहले किस में चेंज करेंगे, सेकेंड में। 5 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 60। तो 5 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 300 सेकेंड हो जाएंगे सर, 300 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब निकालना में क्या, करंट निकालना है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, करंट बराबर होता है चार्ज बाय टाइम होता है, चार्ज बाय टाइम होता है। तो क्यू कितना है सर, 1500 कूलम है, 1500 कूलम है। बाय टाइम कितना है सर, टाइम मेरा 300 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 5 से क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। करंट मेरा कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। करंट कितना आ गया सर, 5 एम्पियर आ गया। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। 132 बोलता है कि 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, मीन्स की इसका रेजिस्टिविटी क्या हो गया, सेम है सर। हैविंग लेंथ एंड रेडियाई इन द रेशियो, आपके लेंथ और रेडियाई उसके रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। एंड ठीक है, लेंथ का रेशियो जो है 3:4 है, और रेडियाई का जो रेशियो है दो वायर का वो 3:2 है रिस्पेक्टिवली। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, 6 वोल्ट बैटरी के से वो कनेक्टेड है। द रेशियो ऑफ करंट, तो करंट का रेशियो क्या होगा, हमें ए निकालना है सर। तो मानो कि ये आपका एक रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस, और ये आपका जो है ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ठीक। एक इससे वोल्ट कनेक्शन है, आपका 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट बैटरी से। ये मानो R1 है सर, ये मानो R2 है, दो रेजिस्टेंस है। इससे क्या करंट मानो I निकल रहा है, इसमें क्या हो गया, I1 मान लेते करंट है। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है, दोनों करंट आपका डिफरेंट होता है, आपका अलग अलग करंट क्या करता है, अलग होता है, लेकिन वोल्टेज सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से रेजिस्टेंस का जो आपका रेशियो दिया हुआ है सर, मानो कि L1 मेरा 3x है, 3x है, तो L2 मेरा कितना हो जाएगा, L2 मेरा कितना हो जाएगा, L2 दूसरा का लेंथ कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर मानो कि मेरा क्या, मेरा जो ये रेडियस मान लेते हैं, R1 जो है मेरा रेजिस्टेंस, R1 का जो रेडियस है वो मान लेते हैं 3x है, 3x है। तो मेरा ये R2 जो मेरा रेजिस्टेंस 2 का रेडियस R2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2y मान लेते हैं, y मान लेते हैं इसको, 3y है तो ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखो क्या निकालना है, पहले R1 निकाल लेते हैं सर। तो R1 R इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाई ए होता है, यही होता है ना। तो यहाँ से हम निकालते फार्मूला यूज करेंगे, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा सर रो इंटू L1 बाई A1 को क्या करते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं रो L1 को क्या लिख सकते हैं, 3x बाय पाई R1 स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3y का स्क्वायर हो जाएगा, 3y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा सर। ऐसे ही रहने देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, R2 निकाल लेते हैं। R2 क्या हो जाएगा, रो इंटू L2 बाई A2 हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ से निकालते हैं रो L2 कितना है सर, L2 मेरा 4x है, 4x लिख दिए, 4x बाय आप देखो A कितना, A2 कितना हो जाएगा, A2 मेरा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू R2 कितना है, 2y का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, 2y का स्क्वायर हो जाएगा। मेरा R1 R2 पता चल गया इस टर्म में। अब हमें जहाँ पता है क्या, करंट जो होता है वो अगर दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या होता है, I1 बाई I1 को क्या लिख सकते हैं सर, I1 करंट निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम एक ही होता है, V होता है। तो I1 यहाँ से निकालेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाई R1 हो जाएगा सर, V बाई R1 हो जाएगा। और I2 हम जब निकालेंगे,
I2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, यही होगा ना। आप क्या करते हैं यहाँ पे I1 और I2 को डिवाइड कर देते हैं। I1 और I2 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1/I2 इज इक्वल टू V/R1, V/R1 बाई V/R2 हो जाएगा। V से भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर। यहाँ से फिर क्या लिख सकते हैं, R2/R1 लिख सकते हैं, R2/R1 लिख सकते हैं, R2/R1 लिख सकते हैं। तो आप देखो R2 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रो इंटू 4x बाई क्या रख सकते हैं, पाई इंटू 2y का स्क्वायर बाई R1 की जगह पे क्या रख सकते हैं, रो 3x बाई पाई इंटू 3y का होल स्क्वायर। आप देखो इसको कट करते हैं, कट करेंगे, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, ठीक है। आप देखो आगे क्या बचा, देखो ध्यान से देखना, 4/2, 4/4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/4 बाई यहाँ क्या 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा और 3 2 जा 3 जा 9, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/1 बाई 1/3। अब क्या ये 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1/1 इंटू 3/1 हो जाएगा। क्या आ गया, 3:1, 3/1 आ गया। मतलब आपका I1:I2 कितना आ गया सर, 3:1 आ गया, 3:1। कोई दिखा, ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना था, लेंथ और एरिया जो ये आपका रेडियस दिया था उसके रिस्पेक्ट से R1 और R2 निकाल लेना था। R1 और R2 निकालने के बाद फिर I1 और I2 निकालने के बाद, ठीक है, V और R1 के टर्म में I1 निकाले, I2 V और R2 के टर्म में निकाल लिए। I1/I2 कितना आ गया, R2/R1 आ गया। R2 और R1 का जो वैल्यू निकाले थे वो जाके पुट कर दिए, फिर कैलकुलेट किए तो मेरा क्या आ गया, I1/I2 कितना आ गया, 3:1 आ गया। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। 133 आपको बोलता है क्या, कि हाउ मैनी 400 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑफ करंट कनेक्टेड टू 200 वोल्ट लाइन, कि कितना 4 ओम का रजिस्टर्स रिक्वायर्ड है पैरेलल में, सब किस में जुड़ा रहेगा, पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में जुड़ा रहेगा। कितना 4 ओम का रजिस्टर्स को जरूरत है 5 एम्पियर करंट को कैरी करने के लिए, ठीक है। कितना से वोल्टेज, कितना वोल्टेज में कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट है। तो आप क्या करते हैं सर, पहले यहाँ से पावर निकाल लेते हैं। तो ये आपका पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, जो आपका ये से होगा तो ये, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाता है सर, VI, P इज इक्वल टू VI क्या हो जाएगा, V कितना है 200 इंटू करंट कितना है सर 5 एम्पियर, क्या हो जाएगा 200 इंटू 5 एम्पियर क्या हो जाएगा 1000 वाट हो गया, 1000 वाट हो गया। अब देखो क्या कि हम अभी ये क्या निकाल लेते हैं, एक पावर और निकालते हैं, वो एक पावर और निकालते हैं, पावर P1, ये हर एक रेजिस्टेंस के लिए पावर निकाल लेते हैं। तो इसका मान लेते हैं P1 मान लेते हैं। तो P1 आपका जो निकलेगा सर, P1 जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, V²/R। रेजिस्टेंस पता है एक रेजिस्टेंस का, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा पैरेलल में, तो V² क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो R हो जाएगा। तो V² कितना है सर आपका 200 इंटू क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है सर 400 ओम का है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, फिर 200 जा क्या हो जाएगा आपका 200, मीन्स कि P1 मेरा कितना आ गया, P1 मेरा कितना आ गया सर, P1 मेरा कितना आ गया 100 वाट आ गया। तो पैरेलल सर्किट में पावर जो होता है सर, पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके सभी पावर के समेशन हो जाते हैं, हर एक ईच पावर के आपके बराबर हो जाते हैं। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस
डॉट 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 कहाँ एन तक। सबका यहाँ पे इक्वल है क्योंकि 4 ओम रेजिस्टेंस 400 ओम का रेजिस्टेंस, तो क्या मान लेते हैं पी 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 क्या हो जाएगा, कहाँ तक चल जाएगा, एन तक जाएगा सर। कहाँ तक जाएगा, P1 P2 P1 P1 मान लेते हैं, कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, एन टाइम्स क्या हो जाएगा, एन P1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन P1 हो जाएगा। तो P कितना है सर, P अभी कितना निकाले, 1000 वाट निकाले, 1000 वाट निकाले। एन तो हमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स तो पता करना है, तो एन तो निकालना है, इनटू एक रजिस्टर्स का पावर कितना है सर, 100 वाट, ये 100 वाट। तो क्या हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, एन मेरा कितना आ गया आपका 10। तो नंबर ऑफ कितना रजिस्टर्स यूज करेंगे, 4 ओम के रजिस्टर्स को 5 एम्पियर करंट कैरी करवाने के लिए 220 वोल्ट लाइन में आपका 10 रजिस्टर्स को यूज करेंगे सर। कितना, 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 बोलता है, क्या बोलता है, एक्सप्रेस विच ऑफ द फ्लोइंग सेटअप्स कैन बी यूज टू वेरीफाई ओम्स लॉ। कौन सेटअप्स ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे, वो हमें एक्सप्रेस। तो हमें ये पता करना है कि आपका वोल्ट मीटर पैरेलल में होना चाहिए और एम मीटर आपका सीरीज में होना चाहिए, बस यही आपको देखना है। तो यहाँ से देखो आपका इसमें जो आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए में अगर हम सर्किट बनाएंगे सर, हम सर्किट बनाएंगे तो एम मीटर आपका क्या सीरीज में जुड़ा हुआ है, और 2 रेजिस्टेंस, एक आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक आपका रेजिस्टेंस, ये आपका और एक रेजिस्टेंस आपका नीचे है, ऐसे आपका जुड़ा हुआ है। फिर आपका वोल्ट जो है वो पैरेलल जुड़ा हुआ है। कौन, ऑप्शन इस तरह से आपका ये आपका ओम्स लॉ वेरीफाई करता है सर, ये आपका ओम्स लॉ वेरीफाई करता है। तो किस में जुड़ा हुआ है, आप देख लो ऑप्शन ए वाला सही है। ऑप्शन ए वाला क्या है, सही है। ऑप्शन ए वाला सही है, बाकी आपका सही नहीं है। देखो ये आपका किस में जोड़ दिया, एक ही में पैरेलल में जुड़ गया, तो ये आपका सारा रेजिस्टेंस नहीं आया, तो ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपका भी देखो, भी किस में जोड़ दिया है, आपका सीरीज में जोड़ दिया है, यहाँ पैरेलल में जोड़ने छोड़ के सीरीज में जोड़ दिया, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर आपका देखो यहाँ एम मीटर ऐसे जोड़ दिया और भी आपका क्या सीरीज में जोड़ दिया, भी आपका सीरीज में जोड़ दिया है और एम मीटर आपका कोई किसी एक के साथ जोड़ दिया है। पूरा करंट मेजर नहीं कर रहा, सिर्फ कितना ए वाला सर्किट का मेजर करेगा। समझ में आ गया। तो कौन सही है मेरा, ऑप्शन ए सिर्फ सही है सर। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 बोलता है आपका, बोलता है वी आई ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गिवन रजिस्टर्स R1 एंड R2 शोन बिलो। कि आपका वी आई ग्राफ आपका एक्सपेरिमेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का दिया हुआ है, 2 रजिस्टर्स का R1 और R2 का जो बिलो दिखाया गया ग्राफ। तो उससे हमें ये बताना है कि विच ग्राफ इज आर करेक्टली लेवल्ड, कौन ग्राफ सही है वो हमें बताना है। ओनली फिगर 1, ओनली फिगर 2, बोथ फिगर 1 एंड फिगर 2 और नन ऑफ द एबव। तो देखो एक में यहाँ ऊपर इधर वोल्टेज आपका जो, और ये आपका वाई एक्सिस में वो वोल्टेज है सर फिगर 1 में, और आपका एक्स एक्सिस में जो है करंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये आपका सीरीज वाला है और ये आपका क्या पैरेलल है। तो पैरेलल में आपका क्या करंट, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में छोटा होगा तो करंट वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, करंट ज़्यादा होगा। तो कोई एक वोल्टेज पे अगर देखेंगे सर, कोई एक वोल्टेज पे देखेंगे, ठीक है, एक वोल्टेज पे देखेंगे तो करंट आपका जो होगा, करंट जो होगा वो आपका पैरेलल का ज़्यादा होना चाहिए, एक वोल्टेज पे देखेंगे, और आपका सीरीज का कम होना चाहिए। तो देखो एक पॉइंट पे जब देख रहे हैं तो आपका पैरेलल का करंट ज़्यादा है और सीरीज का कम है। क्यों, क्योंकि करंट जो है सर, आपका करंट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, रेजिस्टेंस का। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका करंट ज़्यादा होगा। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, आरपी आपका लो होता है सर, लो होता है, और आर एस जो सीरीज वाला होता है वो आपका हाई होता है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा होगा मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम होगा सीरीज वाला में, तो उसमें करंट आपका कम होगा और पैरेलल वाला में ज़्यादा होगा। तो देखो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई पी जो है वो ग्रेटर होगा किससे, आई एस से। ये भी आपका सही है। तो ये आपका जो आपका दिया हुआ है ग्राफ, उस ग्राफ आपका सही है। फिर दूसरा फिगर देखो, दूसरा फिगर ए आपका वाई एक्सिस में करंट है सर, और आपका जो एक्स एक्सिस में है वो क्या है, वोल्टेज है। तो एक ही वोल्टेज, ये आपका पैरेलल है, ये आपका सीरीज है, तो वोल्टेज क्या सेम लेते हैं, सेम वोल्टेज पे
सेम वोल्टेज पे करंट देखेंगे। सेम वोल्टेज पे करंट देखेंगे तो करंट आपका क्या पैरेलल वाला में देखो ज़्यादा आ रहा है और ये वाला आपका जो सीरीज वाला में वो कम आ रहा है। सॉरी, मानो कि ये 2 एम्पियर है तो आपका पैरेलल वाला में 6 एम्पियर आ रहा है। तो इसी तरह आपका ये 2 एम्पियर है तो आपका 6 एम्पियर आ रहा है। और वोल्टेज का मान लो 220 वोल्ट पे है। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट पे है। ठीक है, तो वोल्टेज मेरा कांस्टेंट है, वोल्टेज एक ही है, लेकिन पैरेलल में तो यही होता है कि पैरेलल सर्किट में अगर वोल्टेज सेम है तो सीरीज वाला में करंट जो है पैरेलल में ज़्यादा होगा, पैरेलल में करंट ज़्यादा होगा और सीरीज में करंट आपका कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे खेला है, रेजिस्टेंस का खेला है। सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, सम कर देते ना डायरेक्टली, इसलिए। तो दोनों ग्राफ मेरा सही है सर, दोनों ग्राफ मेरा सही है। तो क्या हो जाएगा, बोथ फिगर 1 एंड फिगर 2 आर करेक्टली लेबल्ड। ठीक है, दोनों सही हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। 136 बोलता है इन द गिवन सर्किट डायग्राम रीडिंग इन द वोल्ट मीटर इज। तो आपके जो रीडिंग होंगे वोल्ट मीटर में वो क्या होगा हमें बताना है सर। तो ये देखो तीनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, मेरा ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है सर 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और मेरा क्या करंट निकालना है किसके, ये 6 ओम के रेजिस्टेंस के में क्या निकालना है, वोल्टेज। करंट तो सेम होगा सारे सर्किट में, करंट तो सेम होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्शन में करंट वेरी नहीं करता, करंट आपका कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज अलग अलग रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। तो हमें क्या निकालना, जहां पे रीडिंग वो वोल्ट मीटर पे कितना रीडिंग करेगा वो हमें बताना। तो सबसे पहले आर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं सर। आर क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड कर देंगे ना सीरीज में, क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6 क्या आ गया, क्या आ जाएगा 12 ओम आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। तो आप सर्किट का पूरा सर्किट का करंट निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है सर, V/R होता है। V कितना दिया हुआ है, V मेरा 10 वोल्ट दिया हुआ है, बाय आर इक्विवेलेंट अभी कितना निकाले 12 ओम निकाले सर, 12 आर इक्विवेलेंट कितना 12 निकाले। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ गया 5/6 एम्पियर आ गया। कितना गया 5/6 एम्पियर आ गया। हमें वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज निकालना है किसके क्रॉस, 6 ओम के क्रॉस। तो क्या फॉर्मूला होता है, I × R6 हो जाएगा, इसके क्रॉस निकाल रहे हैं तो I कितना निकाले सर 5/6 निकाले, 5/6 × 5/6 एम्पियर इंटू R6 कितना है, कितना ओम रजिस्टर है 6 ओम का रजिस्टर से। तो 6 से 6 कैंसिल, क्या हो गया 5 वोल्ट लगेगा। मीन्स कि आपका 6 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज रीडिंग देगा सर, आपका 5 वोल्ट देगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। 137 आपको बोलता है क्या कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लोज सर्कल। कि एक आपका 8 ओम का रजिस्टर है, उसको क्या क्लोज सर्कल में बना दिया गया। मानो कि इस तरह का रेजिस्टेंस होगा, इसको किसको तरह सर्कुलर के टर्म पे बना दिया। तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा वो हमें निकालना है सर। पॉइंट बी और ए के बीच में क्या होगा वो हमें निकालना है। तो पूरा एंगल कितना है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो आप 90/60 कितना में 360 में, तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, टोटल कितना है 360 और कितना है 90/360 इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या करेंगे आर लेंगे सर, इंटू आर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका R/4 आ जाएगा, R/4 हो जाएगा। R/4 आ गया इधर वाला, ये कितना R/4 है, R/4 है। तो अभी इधर R/4 है तो इधर वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे R से माइनस कर देंगे, R से माइनस करेंगे, R - R/4 क्या आ जाएगा आपका 3, आपका यहाँ एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4R माइनस R, क्या आ गया 3R/4 हो गया, 3R/4 हो गया, 3R/4 आ गया। इधर किधर हो गया 3R/4। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या एक रेजिस्टेंस ये हो गया सर और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दोनों किस में है पैरेलल में है। पैरेलल में एक ए हो मान लेते हैं, एक बी, एक क्या है R/4 है और एक क्या है 3R/4 है, 3R/4 है। आप क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल का क्या होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है, 1/R1 + 1/R2 होता है। क्या हो जाएगा 1/R1 कितना है सर 1/R1 है R/4 है, प्लस R2 कितना है सर 1/3R/4 हो गया, 3R/4 हो गया। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/R
4/r प्लस क्या हो जाएगा 4/3r हो जाएगा। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या 4/3r हो जाएगा। ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सर 3r आएगा, 3r आएगा। अब r इंटू 3r ये क्या आ जाएगा r इंटू 3r, तो 3r आएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। फिर 3r इंटू 1 3r, तो प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। क्या आ गया 16/3r आ गया, 16/3r आ गया। मीन्स कि 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया 1/r इज इक्वल टू मेरा आ गया 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया 16/3r आ गया। अब आगे देखते हैं, अब रेसिप्रोकल करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, r इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 3r/16, 3r/16। r की जगह पे कितना दिया होता है 8 ओम दिया होता है, 8 ओम रख देते हैं। r की जगह पे कितना दिया होता है a 8 डेस मान लेते हैं, यहाँ पे नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो 8 डेस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 8 डेस कितना 3r, r कितना माने थे 8, तो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 बाई क्या हो जाएगा 16, तो 8 2 जा क्या गया 16, क्या गया 3/2 ओम। क्या आया सर 3/2 ओम, 3/2 ओम। कोई दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या करना था, जो एंगल दिया रहेगा उसको क्या 360 से जितना दिया रहेगा, मानो x डिग्री दिया हुआ था, ये मानो x डिग्री, तो x बाय क्या करो 360 कर दो, x बाय 360 कर दो, और जो इंटू आर कर दो, एक निकल जाएगा, दूसरा क्या करो r से r माइनस एक्स बाय 360 इंटू आर कर दो। ऐसे आपको निकाल लोगे, दूर रेजिस्टेंस हो गया दोनों का पैरेलल में, फिर पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल दो, और बाकी r के टर्म में आएगा, r जितना दिया रहेगा वो r का वैल्यू पुट कर दो, बाकी आप सॉल्व करके निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया, बहुत ईजी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। 138 बोलता है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1 किलोवाट। एक इलेक्ट्रिक हीटर का जो पावर है सर वो कितना है 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है। मीन्स कि 1 किलोवाट मतलब कितना वाट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 वाट है, 1000 वाट है। कैलकुलेट दी हीट प्रोड्यूस पर आवर में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि टाइम कितना 1 घंटा में, 1 घंटा में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा ये हमें बताना है सर। 1 घंटा में कितना, तो 1 आवर में कितना हो जाता है आपका 3600 सेकेंड होता है। तो आपका हीट बराबर हो जाएगा H बराबर पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो पावर कितना है सर आपका 1000 वाट है, 1000 वाट है, और आपका ये कितना टाइम कितना है सर 3600 सेकेंड है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 3600 इंटू वो 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 3, तो आपका कितना आ जाएगा आपका 3600 इंटू 10 का पावर 3 जूल आ जाएगा। क्या जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139। 139 बोलता है क्या एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है सर ओम मीटर होता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बोलता है 140 आपका बोलता है क्या कि 2 हीटर्स ए एंड बी रेटेड 200 वाट एट 220 वोल्ट। ए का जो रेटेड है ए बल्ब का हीटर्स का वो 200 वाट है 220 वोल्ट पे, और बी हीटर जो है वो 40 वाट एट 220 वोल्ट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों किसमें कनेक्शन है सर पैरेलल में कनेक्शन है 220 वोल्ट सप्लाई। वो किसमें कितना सप्लाई का पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है 220 वोल्ट लगा हुआ है सप्लाई। कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय हीटर बी, तो हीटर बी के द्वारा कितना करंट होगा वो हमें निकालना है सर। तो पावर में दिया हुआ है P1 किसका हीटर बी के द्वारा कितना करंट, तो PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PB इज इक्वल टू हो जाएगा पावर तो पता चल गया PB इज इक्वल टू हो जाएगा IB में करंट जितना है वो निकल जाएगा। तो IB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर पावर ऑफ हीटर बी बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो पावर कितना हो जाएगा पावर ऑफ बी कितना 40 है बाय 220 वोल्ट। A0 से 1 0 कैंसिल, आपका A 2 2 जा 4 और 11 2 जा 22, क्या आ गया 2/11 आ गया सर 2/11 आ गया।
2/11 आ गया, उसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1812 एम्पियर आ जाएगा, 0.182 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ गया? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। 141 बोलता है क्या कि इन ए स्मॉल इलेक्ट्रिक प्लांट एट योर होम, आपके घर पे एक स्मॉल इलेक्ट्रिक प्लांट है जिसमें 45 किलो जूल एनर्जी जनरेट हो रहा है। कितना? 45। एनर्जी कितना जनरेट हो रहा है? 45 किलो जूल। 45 किलो जूल। इसको चेंज करेंगे जूल में तो कितना आ जाएगा? 45 इंटू 1000 जूल हो जाएगा। ठीक है। देन हाउ लॉन्ग यू कैन पावर ए इनकैंसेंडेंट बल्ब ऑफ 45 वाट अप्रोक्सीमेटली। तो कितने समय तक 45 वाट का अगर बल्ब आप यूज कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली पावर कितना 45 वाट के बल्ब को, तो कितने लंबे समय तक आप एनर्जी को यूज कर सकते हो, ये हमें बताना है। ये हमें बताना है। तो आपको क्या होता है? पावर बराबर सर, पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम होता है। तो हमें क्या पावर पता है, एनर्जी पता है, हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से एनर्जी बाय पावर हो जाएगा। एनर्जी बाय पावर हो जाएगा। एनर्जी कितना दिया हुआ है? 45 इंटू 1000 जूल दिया हुआ है, बाय आपका पावर कितना दिया हुआ है सर? 45 वाट दिया हुआ है। तो 45 से 45 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, कट गया। क्या बचा? टाइम 1000 सेकेंड बच गया। 1000 सेकेंड में इतना एनर्जी यूज हो जाएगा सर। 45 वाट का बल्ब का यूज करेंगे तो 45 किलो जूल एनर्जी 1000 सेकेंड में खत्म हो जाएगा। मीन्स कि 1000 सेकेंड में अगर इसको हम टाइम किस में, मिनट में चेंज करें, मिनट में ऑप्शन है तो मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसे? 60 से डिवाइड करना पड़ेगा सर। और जब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 100/6 जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 16.67 मिनट आएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। 142 बोलता है आपका क्या? ए स्टूडेंट ऑब्टेंड फ्लोइंग ग्राफ, एक स्टूडेंट जो है फ्लोइंग ग्राफ ऑब्टेंड किया। सो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इज, रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो कोई एक आपका लिखो वोल्ट और आपका करंट कितना दिया, करंट किस में दिया हुआ? मिली एम्पियर में। मिली एम्पियर मतलब 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर हो, 10⁻³ एम्पियर होगा। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 10⁻³ एम्पियर होंगे। ठीक है। तो यहां से देखो वोल्टेज कोई एक पॉइंट पे उठाते हैं, इस पॉइंट का उठाते हैं तो आपका जो वोल्टेज है सर यहाँ पे क्या आपका 4 है। क्या ले लेते हैं? V = 4 ले लेते हैं और I कितना ले लेते हैं? I आपका 2 मिली एम्पियर ले लेते हैं। इसके पॉइंट पे यही है ना, ये पॉइंट पे देखो यहाँ पे कट कर रहा है तो 2 मिली एम्पियर लेते हैं। 2 मिली एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं सर। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो R = क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर? आपका 4 है, बाय करंट कितना है सर? 2 इंटू 10⁻³ है। तो ये 2 जा क्या हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया, 10⁻³ तो नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1000 हो जाएगा। तो ये आपका किस में? ओम में है सर। किलो ओम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 किलो ओम हो जाएगा। 2 किलो ओम हो जाएगा। 2 किलो ओम हो जाएगा। क्या दिखा? आपका ऑप्शन बी दिखा। ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे सर। तो इस ग्राफ से एक पॉइंट पे जहां कट कर रहा है वहां पे वाला एक पोटेंशियल डिफरेंस उठा लेते, करंट उठा लेते, फिर उसके बाद क्या करते? रेजिस्टेंस निकाल देते फॉर्मूला यूज करके। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। 143 बोलता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कौन सही नहीं, एक सही नहीं है, वो हमें बताना है। तो दे कम आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है सर। मैग्नेट्स में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है एंड गो इनटू साउथ पोल। सही है।
दे फॉर्म क्लोज लूप, हाँ ये आपका क्लोज लूप बनाता है। बाहर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल और अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, ये क्लोज लूप बनाता है सर। दे इंटरसेक्ट व्हेन दो मैग्नेट आर केप्ट, जब दो मैग्नेट को रखे तो इंटरसेक्ट करता है, नहीं ये आपका इंटरसेक्ट नहीं करता। कौन ऑप्शन गलत है? ऑप्शन सी आपका सही नहीं है सर, ये आपका। दे आर क्लोजली स्पेस्ड इन दी रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज्यादा क्लोज होंगे, ये भी पॉइंट आपका सही है। कौन पॉइंट सही नहीं है? दे इंटरसेक्ट, जब दो मैग्नेट को अगर साथ में रखते तो ये इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका गलत है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। 144 आपका बोलता है, 144 बोलता है इन एन एक्सपेरिमेंट ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट पैरेलल टू दी मैग्नेटिक नीडल ऑन ए कंपास, कि एक आपका एक्सपेरिमेंट में करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक नीडल के पैरेलल रख दिया जाता है। किसका? मैग्नेटिक नीडल के पैरेलल रख दिया जाता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मानो कि ये आपका नॉर्थ है सर, ये आपका साउथ है सर, और आपका ठीक है आपका राइट में ईस्ट है, ठीक है राइट में ईस्ट है सर, और आपका ये इधर आपका वेस्ट है लेफ्ट में। तो यहां से आपका करंट किधर से किधर जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, कि नीचे से ऊपर आपका ये मानो मैग्नेटिक आपका ये कंडक्टर है, करंट जो है साउथ से नॉर्थ जा रहा है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, इस तरह का मैग्नेटिक नीडल उसके पैरेलल रखा हुआ है। आप बोला कि जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो आप क्या करोगे? करंट निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जा रहा है सर, तो आपका थंब के डायरेक्शन, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से करंट का ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालोगे। आपके थंब के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा, और आपका करली फिंगर जो है वो किधर होगा? करली फिंगर आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज आपका आ रहा होगा, ठीक है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा। तो आप देखो ये जो आपका कुछ इस तरह का जा रहा है करंट का डायरेक्शन, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नीडल्स जो है सर वो पहले कैसे इस तरह इधर किधर, ये आपके वेस्ट की तरफ क्या करेगा? झुकेगा, ये वेस्ट की तरफ क्या करेगा? नीडल टर्न करेगा, किधर? वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ पोल जो नीडल होगा, नीडल का नॉर्थ पोल जो होगा वो किधर? वेस्ट की तरफ क्या करेगा? वो टर्न्स करेगा। तो आपका जो हो जाएगा नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल टर्न्स टुवर्ड किधर? वेस्ट की तरफ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। जो नॉर्थ पोल है किधर टर्न करेगा? आपके वेस्ट के डायरेक्शन में, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो करली फिंगर होगा वो नीचे से ऊपर आएगा, तो आपका जो मैग्नेटिक नीडल पहले क्या जाएगा? वेस्ट की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ आपका टर्न करेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145 कि फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि एक आपका लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसमें स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? आपका करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मानो कि ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आई है, और ये जितना दूरी जाएंगे इससे, ठीक है वायर से जितना दूरी पे जाएंगे तो वो हमको मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ये आपका डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है स्ट्रेट, ठीक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस कि वायर से जितना दूरी जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड मेरा कम होगा, और करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, नहीं ये नेचर ऑफ द मटेरियल क्या चीज़ का बना हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट 2 सही है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस 3 भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। 146 बोलता है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, जो आपके करंट कैरिंग वायर में, ठीक है एक आपका डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड किया गया है उसका फोर्स किसकी डायरेक्शन, जो फोर्स का डायरेक्शन है उस पर किस पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड और आपका एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दोनों पे डिपेंड करता है सर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर निकाल रहे हैं तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों पे डिपेंड करता है सर। तो क्या हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कौन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी पे डिपेंड सही होगा। वो करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है और फील्ड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, कौन, फोर्स का डायरेक्शन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 बोलता है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रिक फ्यूज आपका किस पे बेस्ड है सर, ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो आपका करंट के हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है सर, वो उस पर काम करता है। अब आता है 148 आपका बोलता है क्या कि द पर्पज ऑफ ग्लास कवर ऑन टॉप ऑफ ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर इज। सोलर कुकर के बॉक्स के ऊपर एक आपका ग्लास कवर का पर्पस क्या होता है, ग्लास कवर लगाया जाता है, उसका पर्पस, उसका काम क्या है वो हमें बताना, उद्देश्य क्या है, क्या हमें बताना है। तो ये क्या करता है सर, जो आपकी ग्लास लगाया जाता है वो सोलर कुकर में, वो जो लाइट उससे इंटर कर गया उसे बाहर नहीं जाने देता है। मीन्स कि वो रिड्यूज हीट लॉस बाय रेडिएशन। रेडिएशन के द्वारा जो हीट लॉस होगा उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। कौन, ग्लास कवर जो सोलर कुकर में लगा हुआ है वो। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। टू वर्क प्रॉपरली विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज्ड विंड स्पीड ऑफ एटलीस्ट अबाउट। ठीक है, आपको विंड इलेक्ट्रिक जनरेटर को वर्क करने के लिए मिनिमम विंड स्पीड कितना होना चाहिए, तो ये 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 150 बोलता है विच एनर्जी फ्रॉम द फ्लोइंग आर ड्राइव्ड फ्रॉम द सन। कौन एनर्जी इसमें है जो सन से ड्राइव्ड किया गया वो हमें बताना है। तो विंड एनर्जी आपका, न्यूक्लियर एनर्जी आपका ड्राइव नहीं किया गया है, विंड एनर्जी आपका किया गया है, बायोमास एनर्जी आपका सन का ड्राइव्ड है। ठीक है, ओशियन थर्मल एनर्जी आपका सन का ड्राइव्ड है। तो क्या हो जाएगा आपका 4, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो है सर वो आपका सन्स एनर्जी का ड्राइव्ड है। ठीक है, वो आपका सन एनर्जी का ड्राइव्ड है। तो इस तरह से हम देखिए सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के 2018 का, वो मैं आपको करवाए। प्लीज़ आप एक वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।